और आइए सबसे पहले बात करेंगे सुष्मिता सेन की, जिनकी ललित मोदी से शादी और डेट को लेकर कल से मीडिया और सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है। दरअसल गुरुवार शाम को आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने अपने और सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप के बारे में खुलासा किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ललित मोदी और सुष्मिता सेन ने शादी कर ली है। लेकिन आधे घंटे बाद ही ललित मोदी की तरफ से एक और ट्वीट किया गया, जिसमें ये सफाई दी गई कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। परिवार के साथ मालदीव सर्डिनिया का टूर खत्म करने के बाद लंदन वापस आ गए हैं। मेरी बेटर हाफ सुष्मिता सेन के साथ एक नई शुरुआत, आखिरकार एक नई जिंदगी आज चांद के ऊपर है। गुरुवार की शाम करीब 6 बजे आईपीएल के पहले चेयरमैन और संस्थापक ललित मोदी ने अपने इस ट्वीट के जरिए सनसनी मचा दी। ललित का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। ललित मोदी ने इस ट्वीट में पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को बेटर हाफ बताया तो दुनिया ने मान लिया कि दोनों ने शादी कर ली। सोशल मीडिया से मिले इस खबर पर फिल्म और क्रिकेट जगत में चर्चाएं शुरू होती कि पहले ट्वीट के करीब आधे घंटे बाद अपनी सफाई में ललित मोदी ने दूसरा ट्वीट किया। ललित मोदी ने दूसरा ट्वीट कर सफाई देते हुए लिखा कि उन्होंने शादी नहीं की बल्कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दूसरी ओर सुष्मिता ने अपने सोशल मीडिया पर इसको लेकर किसी तरह का कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है। हालांकि ललित मोदी के सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप की आधिकारिक घोषणा के बाद हर तरफ इन दोनों कपल की चर्चा तेज हो गई है। 47 साल की सुष्मिता कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, लेकिन शादी नहीं की। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल का दिसंबर 2021 में ब्रेकअप हुआ है। दोनों ने 2.5 साल तक डेट किया, लिव इन में रहे। सुष्मिता से रोहमन 15 साल छोटे हैं। सुष्मिता सेन को 1994 में मिस यूनिवर्स चुना गया था। उन्होंने 1996 में फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इसके बाद सुष्मिता ने बीवी नंबर 1, डू नॉट डिस्टर्ब, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया और तुमको भूल न पाएंगे और नो प्रॉब्लम जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। सुष्मिता सेन को आखिरी बार वेब सीरीज आर्या में देखा गया था, जिसे पिछले साल इंटरनेशनल एमीज में बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। सुष्मिता सेन 2 बेटियों अलीसा और रेनी की सिंगल मॉम हैं। सुष्मिता ने साल 2000 में रेनी को गोद लिया, जबकि अलीसा 2010 में सुष्मिता के घर आई। अगर ललित मोदी सुष्मिता सेन से शादी करते हैं तो ये उनकी दूसरी शादी होगी। उनकी पहली शादी 17 अक्टूबर 1991 में मीनल से हुई थी, जिनकी उम्र उनसे 9 साल ज्यादा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। बाबा केदार धाम से भक्तों के लिए बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकलने चाहते हैं तो आपको पल पल बदलते मौसम को लेकर परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, बल्कि बेफिक्र हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है आपको केदारनाथ में बदलते मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिसके आधार पर आपको ये तय करने में आसानी हो जाएगी क्या मंगलकारी यात्रा कब शुरू की जाए और कब नहीं। पल पल बदलते मौसम की जानकारी हो, बारिश की समस्या हो या फिर भूस्खलन, अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। बेफिक्र होकर बाबा केदारनाथ का ध्यान लगा सकते हैं। धूप, छांव, तूफान, बवंडर तो कभी बर्फबारी, हर मौसम की आपको जानकारी मिलेगी। बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने में भक्तों को मौसम का अलर्ट पहले ही मिलने वाला है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसे बाबा केदार धाम तक जाने की राह आसान हो गई है। केदारनाथ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की सौगात मिली है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से बनाए गए ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम को बाबा के धाम में लगाया गया है, जो न सिर्फ पल पल के मौसम की जानकारी देगा, बल्कि इसकी मदद से यात्रा संचालन में भी सहूलियत होगी। साथ ही बाबा धाम के विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी। केदारनाथ में मौसम काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। इतनी ऊंचाई पर कितनी बारिश हो सकती है या फिर वहाँ पे क्या स्नोफॉल के क्या चांसेस हैं, ह्यूमिडिटी क्या है आदि मेजरमेंट्स करने के लिए अभी हमारे पास कोई वेदर स्टेशन नहीं था।
तो इसी क्रम में IIT कानपुर में एक प्रोफेसर इंद्र सेन है, उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड वेदर स्टेशन निर्माण किया था, जिसको उन्होंने IIT कानपुर की तरफ से केदारनाथ में स्थापित करवाया है। और निश्चित तौर पे इससे हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त होनी शुरू भी हो गई है कि वहाँ पर कैसा मौसम रहेगा। इससे हमारे जो हेली ऑपरेशंस हैं या फिर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं और जो अन्य गतिविधियाँ केदारनाथ धाम में होती हैं, उस पर नज़र रखने में, निगरानी करने में और यात्रियों की सुरक्षा में भी काफ़ी सहायता मिली। बाबा केदारनाथ का धाम 3 ओर से ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। वही मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदियां अपने वेग में बहती हैं। यहाँ मौसम का बदलना लाजमी है। यहाँ कब बरसात हो जाए, कब धूप खिल जाए, किसी को खबर नहीं होती। ऐसे में श्रद्धालुओं को यात्रा के वक्त काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम के आने से काफी हद तक यात्रियों को पहले से ही सावधान किया जा सकेगा और यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकता है। अंकित शर्मा, केदारनाथ धाम, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ की गुड न्यूज के बाद शुरू कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम का, जहां आपको बाधाओं को पार कर आस्था की राह पर आगे बढ़ने वालों से मिलवाते हैं, जो आपने आराध्य बद्री विशाल के दर पर वो पहुंचे हैं, जिन्हें भगवान बद्री विशाल के चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य मिला है, जो भगवान के दर्शन पाकर बहुत खुश नजर आते हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जीवन में फिर से बद्री विशाल का दर्शन करने का उन्हें एक बार फिर से मौका मिल जाए। भगवान बद्री विशाल के दर्शन की मुराद दिल में लिए यात्रा पर निकले इन भक्तों का उत्साह अपार है। यात्रा मार्ग में लाख कठिनाइयां आए, लाख मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन इन सब पर इन श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। बद्री विशाल के दर पर आए इन भक्तों ने बारिश की बाधाओं को पार किया है, भूस्खलन की चुनौती को स्वीकार किया है, तब कहीं जाकर यहां तक की राह आसान हुई है। ये तस्वीरें बद्री विशाल की हैं। यहां तक का सफर करने के लिए यूपी के सुल्तानपुर से आने वाले परिवार ने बहुत हिम्मत दिखाई, तमाम बाधाओं को पार कर यहां तक का सफर तय किया, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि उनके रास्ते में आने वाली मुश्किलें जरूर खत्म होंगी। ये परीक्षाएं तो बाबा का ही कृपा है कि जो आज हम लोग यहाँ आ गए हैं। मन में तो इतनी हताशा हो गई थी कि परिवार इतना सहम चुका था कि वो डर गया था कि नहीं अब तो हमें घर जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। फिर हमने सबको समझाया कि नहीं, बाबा के दरबार में आए हो तो हिम्मत रखो, अब इतना दूर आ गए हैं, फिर दोबारा पता नहीं मौका मिले, जिंदगी रहे या ना रहे, आने का मौका मिलेगा नहीं, फिर हम चलते हैं। आस्था के रंग में सराबोर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है। खराब मौसम की मार भी इनकी भक्ति को नहीं डिगा पाई। कुछ यही कहानी हैदराबाद से आए साईं राम की है, जिन्हें बद्री विशाल का सफर करने में दिक्कतें आईं, लेकिन इन्होंने बिना परवाह किए अपनी मुश्किलों को आसान बना लिया। अब उन्हें भगवान बद्री के चरणों में शीश नवाने का सौभाग्य मिला है। सब लोग बोले क्या है कि ये टाइम सही नहीं है जाने के, बोले तो 2 साल पहले जाने के लिए सोचा, मगर बाद में कोविड, इस बार गए तो गए, नहीं तो शादी हुई तो कोई भी छोड़ देने हमारे को, ठीक है आ जाओ बोल के। क्या होते, बारिश गिर रहे, मौसम अच्छे नहीं, ठीक है केदारनाथ भगवान जी के शिव के तरफ से चलेंगे, उन्हें देख लेते, दे वाले आए, लेने वाले भी वही है, जाएंगे बोल के हम निकल गए आगे। दूर दूर से आने वाले हर भक्त का उत्साह चरम पर है। उन्हें भक्ति के रंग में रंगने का जो अवसर मिला है। गुजरात से आए इस ग्रुप में 60 लोग हैं, जिन्होंने अपने आराध्य का ध्यान करते हुए ये सफर तय किया। जैसा सोचा था उससे भी अच्छे आसानी से हो गया। सबने डरा डरा के भेजा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। इतनी अच्छे से हमारी जर्नी हुई है। बद्रीनाथ के रोड टूट गए थे तो वहाँ रुकना पड़ा, बाकी कोई जगह पे हमको कोई परेशानी नहीं हुई है, कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत मस्त से अच्छे से सब जगह पे दर्शन हुए हैं 4 धाम में। केदारनाथ के दर्शन के बाद 4 धाम यात्रा पर आए हर श्रद्धालु की इच्छा होती है वो भगवान बद्री विशाल के चरणों में
शीश नवाए। मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, आज दर्शन कर चुके इन भक्तों के चेहरे की खुशी बता रही है कि इनको वो प्राप्त हुआ है जिसकी चाहत में ये हजारों किलोमीटर दूर से चले थे। अमित भारद्वाज, बद्रीनाथ धाम, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे चुनौतियां सिर्फ पहाड़ी राहों पर नहीं है, मैदानी इलाकों में भी हैं, जहां पर बारिश आफत बनकर टूट रही है। लेकिन यहां पर जलदूत जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में दिन रात एक कर रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम अपनी जान की बाजी लगाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने का काम कर रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां 6 दिन से हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी। इस मुश्किल घड़ी में चंद्रपुर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाले जलदूत जिंदगी बचाने में जुटे हैं। एनडीआरएफ की टीम अब तक 591 लोगों को बचाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा चुकी है और कुछ को बचाने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस घर में फंसे लोगों को देखिए, जिन्हें बचाव दल ने समय रहते सकुशल बाहर निकाल लिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इराई डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके 7 दरवाजे खोल दिए गए, जिसकी वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। अंडरपास में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई। एहतियातन स्कूली बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां फंसे एक बुजुर्ग और लड़की समेत मासूम को इंडियन कोस्ट गार्ड ने मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया और भरोसा दिया कि उनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी बाढ़ से निकाल लाएंगे। देवदूत बनकर इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान अपना फर्ज निभा रहे हैं। जगह जगह फंसे लोगों तक चॉपर से पहुंचकर सकुशल निकाल रहे हैं। मिशन जिंदगी में जुटे बचाव दल ने एक युवक को बाढ़ के बीचों बीच से बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश ने नवसारी की तस्वीर को बदल कर रख दी है। यातायात प्रभावित हो चुका है। जो लोग सुरक्षित स्थानों पर थे, वे भी इस बाढ़ के कहर से चिंतित हैं। लोग सड़कों के बजाय डिवाइडर पर चलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। इस बीच गुड न्यूज की टीम मिशन जिंदगी में जुटे देवदूतों के बीच पहुंची है। सर, आप यहाँ कुछ दिन पहले भी आ चुके हैं, तो आपने इस एरिया को आपका अनुभव है, तो किस तरह का एरिया है? यहाँ कुछ लोगों की जानें भी गई थी। सर, आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो औरंगा नदी है उसका जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है और घट भी जाता है। तो चूंकि यहाँ पे हम 4-5 दिन से यहाँ पे जो है आकर के बराबर रेस्क्यू कर रहे हैं, और जैसा कि मैं यहाँ के लोगों को भी काफी जो है मदद कर रहे हैं, और उस मदद में हमारे साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ के वॉलेंटियर्स, एनजीओस वगैरह बहुत सारे हमारे साथ काम कर रहे हैं। गुजरात के औरंगा नदी का जलस्तर के बढ़ने से दरियावाड़ और हनुमानवाड़ इलाके में पानी भर चुका है, जहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम 5 दिन से दिन रात एक कर रही है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि डूबे हुए मकानों की छत पर न खड़े हों। उनको मैं पहले भी बताया, हमारी टीम ने भी बताया, जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब लोग बताए कि आप अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो आपकी बिल्डिंगें कोलैप्स हो जाएंगी, क्योंकि आपने आगे जाकर के देखा होगा कि पानी जो है उसमें धार बहुत है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं उनसे दोबारा आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज, ऐसा सिचुएशन है, आप हमारा साथ दें। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारे जवानों का और जिला प्रशासन, जिला के लोगों का जो भी हौसला और बुलंद रहेगा। इस मुश्किल हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बचाने का काम कर रही है। मुसीबत की इस घड़ी में धैर्य बना इन जलवीरों पर भरोसा करके ही उबरा जा सकता है। जान पर खेलकर जीवन रक्षा में जुटे इन देवदूतों की इस नेक कोशिश को पूरा देश सलाम कर रहा है। चंद्रपुर से विकास राजूरकर और बलसाड़ से सौरभ वक्तानिया के साथ देव कोटक, नवसारी,
गुड न्यूज टुडे। देखिए, शुभ समाचार में हमारी कोशिश होती है कि हम उन मुद्दों को छुएं जिनका ताल्लुक, जिनका सरोकार सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। आजकल हर माँ बाप के जहन में बच्चों की पढ़ाई से जुड़े तमाम सवाल हैं। मसलन सीबीएसई के नतीजे कब तक आएंगे, या फिर नई शिक्षा नीति के तहत आगे की पढ़ाई कैसे होने जा रही है। सबके जहन में ये भी सवाल है कि सीबीएसई आगे क्या क्या बदलाव करने जा रही है। यही नहीं, आपको बता दें, सवाल ये भी है कि सीबीएसई की परीक्षाओं का पैटर्न आगे क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल दाखिले कैसे होने जा रहे हैं, और सवाल यह भी कि सीयूईटी पर सरकार का आगे का प्लान क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको एजुकेशन से जुड़े लोगों से मिलवाएंगे और बताएंगे कि बच्चों की पढ़ाई को आगे का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। और देखिए, पहले बात उन छात्रों की जो हायर एजुकेशन की तैयारी में है। आज से देश भर में सीयूईटी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और इस परीक्षा को लेकर तमाम तरह के कंफ्यूजन इस वक्त छात्रों और उनके पेरेंट्स के मन में है। आज पहली पारी की परीक्षा हो रही है। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने बच्चों के अभिभावकों के मन के जो सवाल हैं उनके जवाब दिए हैं बड़ी बेबाकी से। देखिए मिलिंद शर्मा के साथ ये खास बातचीत। 90 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर सीयूईटी के एग्जाम्स के थ्रू बच्चों को एडमिशन मिलेगा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटीज में एक है जहां पर बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं देश भर से। इसलिए हम बात करेंगे यहां के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी से। पहले योगेश सिंह जी, मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप तैयारियां कैसी कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल 99% पे 100% पे क्लोज हो जाते थे कॉलेजेस के एडमिशन। इस साल कैसे अलग रहेगा और बच्चों को आप कैसे अकोमोडेट करेंगे? सबसे पहली बात तो यह कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, सब लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। इसी कारण से ये 98% की 99% का कट ऑफ रहता था। तो वर्ल्ड तो बहुत कॉम्पिटिटिव है और भारत में आप जानते ही हैं कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अच्छे स्टूडेंट्स, ब्राइट स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं। अभी पैटर्न बदला है सिर्फ, अभी भी ब्राइट हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स ही एडमिट होंगे, लेकिन अब टेस्ट के थ्रू आएंगे। पहले सिस्टम में एक कमी थी कि वो एडमिशन प्रोसेस जो थी वो बोर्ड पे भी डिपेंडेंट थी। इतने सारे बोर्ड हैं देश में, सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट्स के अपने बोर्ड हैं, कुछ लीनियंट हैं और कुछ लोग बड़े स्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। तो स्ट्रिक्ट बोर्ड के जो स्टूडेंट थे उनको नुकसान हो जाता था मेरिट बेस्ड में, और लीनियंट बोर्ड के बच्चों को फायदा हो जाता था। अब वो लीनियंट क्यों है या वो स्ट्रिक्ट क्यों है, इस पे तो अपन डिबेट में नहीं जाते, क्योंकि वो उनकी अपनी पॉलिसी है, वो जैसा है ठीक है। पर हमें जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फेयर चांस हमको सबको देना चाहिए। ये टेस्ट एक फेयर चांस देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगले साल, अभी यूजीसी चेयरमैन ने घोषणा भी की है कि हमारी कोशिश होगी कि अगले साल ये साल में 2 बार हो। तो ये इतना अच्छा होगा कि साल में 2 बार होगा, तो उससे बेस्ट जो परफॉर्मेंस होगी उससे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। तो ये थोड़ा सा एक और बात, कई बार क्या होता है हमारी परफॉर्मेंस एक दिन खराब हो गई, एक साल खराब हो गई, मार्क्स लग गए तो लग गए +2 के। तो इसमें बहुत सारा फायदा है स्टूडेंट्स को, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। हाँ, ये अलग बात है कि पहले वो +2 की तैयारी कर रहे थे, अब एक बार उनको टेस्ट देना है जो मार्च में अनाउंस कर दिया गया था। सबको मालूम था कि हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से ही एडमिशन लेंगे। 5 साल के पेपर्स उपलब्ध नहीं है, ये बात तो ठीक है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन एक पैटर्न जो है वो तो सबको मालूम है एंट्रेंस टेस्ट का, जिस तरह का पैटर्न होता है उसी तरह का आएगा। पर मैं एक एश्योर कर सकता हूं कि वो +2 के सिलेबस से ही आएगा। तो आपको निश्चिंत होकर उसकी तैयारी करें और अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दें, आप बहुत अच्छा होगा और सबको अच्छी जगह अपनी चॉइस के हिसाब से एडमिशन मिलेंगे। तो ये गैप क्यों? एक एग्जाम जुलाई में, एक एग्जाम अगस्त में। कुछ बच्चों का कहना है कि हमें प्रेपरेशन का टाइम कम मिला। क्या क्वेश्चन सेट अलग होंगे? जो जुलाई में सेम सब्जेक्ट के लिए अपेयर करेंगे, अगस्त में क्वेश्चन सेट अलग होगा या ऐसा कुछ है? देखिए, क्वेश्चंस तो अलग होंगे ही होंगे। ये तो है नहीं कि जो जुलाई में आए वही अगस्त में आ जाएंगे। वो तो जुलाई में भी हर बच्चे को अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की खासियत भी है। पर वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या है, आप एक सब्जेक्ट में फिजिक्स में अपियर हुए तो फिजिक्स में उस दिन के जो बच्चे होंगे उनका परसेंटाइल निकलेगा। अगर अगस्त के अंदर जब आप परसेंटाइल निकालेंगे उन बच्चों का जिनको सबको ज्यादा पढ़ाई का टाइम मिला है जैसे कह रहे हैं, तो उस हिसाब से सबकी परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी होगी, डिपेंड करता है डिफिकल्टी कैसी है पेपर की, किस तरह का होता है। तो जो
परसेंटाइल सिस्टम है, ये इस चीज को काफी इंपैक्ट को इसके कम करेगा। दूसरी बात बाद में सारे रिजल्ट को एनटीए नॉर्मलाइज करेगी। वो अपना अपना उनका तरीका है नॉर्मलाइजेशन का, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अच्छे से तैयारी करें, खूब मन को शांत रखें, पैनिक ना हो। और सर रिजल्ट्स कितनी जल्दी डिक्लेयर? रिजल्ट मुझे लगता है कि 3rd वीक ऑफ अगस्त में आना चाहिए। 3rd वीक ऑफ अगस्त तक आ जाएंगे? आ जाएगा, क्योंकि सीबीएसई के रिजल्ट सर अभी तक नहीं आए हैं, तो वो भी जल्दी आ जाएंगे, पर वो 3rd वीक में आ जाएंगे रिजल्ट, और सितंबर में एडमिशंस हो जाएंगे। और अब आपको सुनाते हैं सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी के साथ खास बातचीत। इस बातचीत में उन्होंने सीबीएसई के रिजल्ट, भविष्य की योजनाओं, भविष्य में परीक्षा पैटर्न में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, हमारे साथ सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जी हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो जो अभी हम भी आ रहे थे तो कई सारे छात्र पूछ रहे हैं कि नतीजे कब आएंगे, तो बात हम शुरू करें उससे पहले आपसे अभी वही सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि 10वीं 12वीं के नतीजे कब आएंगे? मैं परीक्षा परिणाम के बारे में यही कहूंगा कि इसके बारे में बच्चे किसी तरह के एंजाइटी या तनाव में ना रहें, और प्रक्रिया लगभग जारी है, अपने अंतिम चरण में है। इसमें कुछ समय और लग सकता है, और जैसे ही परीक्षा का परिणाम तैयार होगा हम देश के सामने उसको जारी कर सकेंगे। तिथि या डेट बता पाना अभी संभव नहीं है, थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन हम बेहतरीन रिजल्ट देश के सामने देंगे। चलिए, नतीजे तो जो छात्रों के आएंगे वो तो हैं ही, लेकिन आप लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं क्योंकि आपके अपने अंदरूनी तौर पर बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम में हो, चाहे शिक्षा प्रणाली में हो, पठन पाठन के तरीके में हो, या फिर इवैल्यूएशन में हो। क्या कुछ नई जो शिक्षा नीति 2 साल पहले आई थी उसके तहत सीबीएसई आगे क्या कुछ करने जा रही है? बच्चों के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए नई शिक्षा नीति मूलतः 3 बदलावों की बात करती है। हमें बदलाव लेकर के आना अपने करिकुलम में, स्ट्रक्चर में, जिससे उसका फायदा बच्चों को मिल सके और हमारे बच्चे देश और दुनिया में इक्वल लेवल पर खेल सकें। हमें परिणाम और सुधार लेकर के आना है पेडागॉजी में, मतलब पढ़ाने लिखाने के तरीकों में, जिससे रटने की जगह अनुभवपरक शिक्षा मिल सके, और अंक लेने के साथ साथ बच्चे अपनी क्षमता विकास कर सके, कौशल विकास कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें, और देश के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका दे सके। आने वाले समय में 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं देंगे, उनके मन में ये बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी कि आखिरकार आगे क्या कुछ बदलाव होने लगे। हम लोगों ने ये माना है कि सिर्फ 3 घंटे एक विषय की परीक्षा लेकर के, वो भी वर्ष के अंत में, बच्चे का पूरा आकलन नहीं हो सकता है। बच्चे का आकलन असली तरीके से तो पेरेंट्स और टीचर्स साल भर करते हैं, तो साल भर उसका आकलन हो सके उसके हम लोगों ने इंटरनल असेसमेंट की व्यवस्था की है। सारे प्रश्न पत्रों में जिनमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं है, वहां 20% इंटरनल असेसमेंट लागू कर दिया है, और यह नई शिक्षा नीति के प्रयोग के तौर पर है, सुझाए गए तरीकों के तहत है। उन 20% प्रश्नों में विद्यालय के टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, उसका पीयर ग्रुप बच्चे को असेस करेगा। उसमें प्रोजेक्ट्स भी होंगे, उसका इंडस्ट्री कनेक्शंस भी होगा, उसमें बच्चे सामाजिक सेवा की, सहभागिता की भावना से भी आगे बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स की चीजें भी होंगी। एक दूसरा बड़ा बदलाव हम जो परीक्षा प्रणाली में लेके आ रहे हैं वो प्रश्न पत्रों के ढांचे को बदलने को लेकर के है। तो ढांचों में 2 बदलाव हमने लागू कर दिया है। पहला, हम लोगों ने अपने प्रश्न पत्रों में इंटरनल 33% क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, आइदर ए और बी और सी। तो चॉइसेज बढ़ा दिए हैं कि बच्चे तनाव मुक्त होकर के बड़ा प्रश्न पत्र प्राप्त करें, जिसमें 33% प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें विकल्प होगा, ए कर लो या बी कर लो। इसी तरह से प्रश्न पत्रों के ढांचे में एक दूसरा बदलाव ये किया है कि हमारे जो प्रश्न हैं अब वो कॉम्पिटेंसी और स्किल बेस्ड पूछे जा रहे हैं। मतलब कि एक होता रट करके उत्तर लिख लेना एक पेज में, और एक होता पैराग्राफ पढ़ना, एनालिटिकल माइंड से सोचना, दिमाग लगाना, क्रिटिकली थिंक करना, रिलेट करना, को रिलेट करना, और फिर प्रश्न का एक नया उत्तर लेकर के आना। ये उत्तर किताबों में और प्रश्नों में नहीं मिलेगा, कॉपियों में नहीं मिलेगा। इसके लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को प्रैक्टिस करनी होगी कि हम इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बच्चों को कैसे तैयार करें। एक तीसरा बदलाव जो हम लोग असेसमेंट में लेकर के आ रहे हैं वो 3री, 5वीं और 8वीं के बच्चों का प्रत्येक वर्ष स्ट्रक्चरल असेसमेंट है। अभी तक एक बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं में होती है। बच्चे 1 to 10 तक क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे हैं, कहां गैप है, उसके बारे में अध्यापक और टीचर से सीबीएसई कोई शेयर नहीं करता था।
प्रत्येक वर्ष हम तीसरी, 5वीं और 8वीं के बच्चों का असेसमेंट सर्वे करेंगे। ये परीक्षा वैसी नहीं होगी जिसके नंबर मिलेंगे। इस परीक्षा में हम अध्यापकों को, पेरेंट्स को, स्कूलों को ये बता सकेंगे कि आपका बच्चा जो सेकंड में इस लेवल पे था वो क्लास 3 में किस लेवल पर पहुंचा। ऐसा तो नहीं कि तीसरी के बच्चे को दूसरी का गणित और विज्ञान नहीं आता। तो वो जो गैप है वो जब शेयर करेंगे तो बच्चों के असेसमेंट को आगे करने में आसानी होगी। केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों के लिए फ्री बूस्टर डोज का ऑफर दिया गया है। आज से अगले 75 दिनों तक 18 से 59 साल तक के सभी लोग सरकारी सेंटर पर फ्री बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, तो आप भी लगवाइए। फ्री बूस्टर डोज का अमृत महोत्सव। आज से बूस्टर डोज का मॉनसून ऑफर। अगले 75 दिनों तक मुफ्त लगेगी वैक्सीन की बूस्टर डोज। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम। कोरोना के विरुद्ध जारी युद्ध में न देश थका है न थमा है। वैक्सीन को हथियार बनाकर वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने आज से 18 से 59 साल की उम्र के लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया है। ये बूस्टर डोज सरकारी केंद्रों पर अगले 75 दिनों तक फ्री में लगाई जाएगी। अब तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही सरकारी केंद्रों में फ्री बूस्टर डोज दी जा रही थी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट सेंटर पर बूस्टर डोज लेते हैं तो उसके लिए आपको कीमत देनी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत घटाकर 225 रुपए कर दी है। वहीं भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन की कीमत को 1200 रुपयों से घटाकर 225 रुपए कर दिया है। सरकार के मुताबिक प्राइवेट अस्पताल 150 रुपए से ज्यादा का सर्विस चार्ज नहीं ले सकते, यानी अगर आप तीसरी डोज लगवाते हैं तो आपको 375 रुपए खर्च करने होंगे। अब सवाल एक और है जो बूस्टर डोज लेने से पहले हर किसी के मन में उठ सकता है, वो ये है कि आखिर वैक्सीन कौन सी लगेगी। तो सरकार की ओर से इसका जवाब भी दिया गया है। पहली 2 डोज जिस वैक्सीन की लगी होगी, तीसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगेगी। अभी सरकार ने मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन की अनुमति नहीं दी है, यानी अगर आपने पहली 2 डोज कोविशील्ड की ली है तो तीसरी डोज भी कोविशील्ड की ही लगाई जाएगी। इसी तरह अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लगेगी। बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी डोज के लिए 6 महीने पूरे हो गए हैं तो बूस्टर डोज ली जा सकती है। कोरोना के ठीक होने के तुरंत बाद वैक्सीन नहीं लगवाई जा सकती। कोरोना से ठीक होने के कम से कम 3 महीने बाद ही वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। 2 डोज लेने के बाद अगर आप कोरोना संक्रमित हो गए थे तो रिकवरी के 3 महीने बाद ही आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इन सवालों के साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्या गर्भवती महिलाएं तीसरी डोज लगवा सकती हैं? तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। देश में जब कोरोना वैक्सीन का अभियान शुरू हुआ था तब गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर चिंता थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बकायदा एक पूरा दस्तावेज जारी किया था जिसमें गर्भवती महिलाओं की चिंता से जुड़े सारे सवाल जवाब थे। इस दस्तावेज के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि ज्यादातर गर्भवती महिलाएं बिना लक्षण या बेहद हल्के लक्षण वाली बीमारी से ग्रसित होती हैं, लेकिन इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और भ्रूण पर असर पड़ सकता है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। हो सकता है कोरोना संक्रमण की खबरें पढ़ने या इससे जुड़ी जानकारी जुटाने में अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा हो, लेकिन जरा पिछले 2 साल का वो दौर भी याद कर लीजिए जब देश में लोग कोरोना की दहशत से घरों में कैद हो गए थे। इसीलिए भलाई इसी में है कि सरकार के फ्री बूस्टर डोज के इस मॉनसून ऑफर का फायदा उठाइए और नजदीकी सेंटर जाकर बूस्टर डोज लगवाइए। देखिए, कोरोना के विरुद्ध
जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है वो दुनिया भर में काबिले तारीफ है और यही वजह है कि दुनिया भर में तारीफ भी हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि कहां तक पहुंचा है भारत का मिशन वैक्सीनेशन। देखिए, सबसे पहले देश में कुल वैक्सीनेशन नंबर की अगर आप बात करेंगे तो ये आंकड़ा तकरीबन 2 अरब तक पहुंच चुका है। महज चंद गिनती रह गई है। अब तक 1,99,47,45,740 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इसमें अगर पहली डोज की बात की जाए तो इसमें पहली डोज लेने वालों की संख्या जो है वो 1,87,47,43,053 है, जबकि 92,47,60,101 लोगों ने दूसरी डोज लगवा ली है। प्रिकॉशनरी डोज की यानी कि बूस्टर डोज की बात की जाए तो 5,12,38,586 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। उम्र के हिसाब से 12 से 14 साल की उम्र के 6,47,04,865 बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इसी तरह से 15 से 17 साल की उम्र के बीच जो बच्चे हैं उनका आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 11,07,62,818 बच्चों को वैक्सीन लगी है। अगर युवाओं की बात करें जो 18 से 44 साल की उम्र के हैं उन्हें 1,11,32,53,529 लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन ली है। तो वहीं 45 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उन्हें अगर आप आंकड़ों की शक्ल में देखेंगे जिन्होंने वैक्सीन ली है तो यह आंकड़ा 41,55,50,675 है। वहीं वैक्सीन कंपनियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोगों ने लगवाई है कोविशील्ड, जिसकी संख्या 1,59,04,40,138 है, जबकि कोवैक्सीन लगवाने वालों की संख्या 33,40,57,442 है। कोर्बेवैक्स 6,36,95,683। तो वहीं वैक्सीन लगवाने वाले पुरुषों की अगर बात की जाए तो 98,77,14,873 है। 95,52,822 महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है। तो वहीं टॉप राज्यों की बात की जाए तो वैक्सीनेशन में सबसे ऊपर यूपी है, जहां पर 34,37,01,651 कुल डोज लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जहां पर 17,02,13,273 लोगों ने टीका लगवा लिया है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां पर 14,33,00,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ली है। तो वहीं इसके बाद बारी आती है बिहार की। 13,95,55,000 से ज्यादा लोगों ने यहां पर वैक्सीन लगवाई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा अच्छा है। 12,10,82,695 लोगों ने यहां पर वैक्सीन लगवाई है और यही वजह है कि अब लगातार हम 2 अरब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता में मेट्रो से सफर करने वालों के लिए शुभ समाचार निकलकर सामने आया है। कल यानी गुरुवार से कोलकाता मेट्रो के नए रूट को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। सियालदह मेट्रो से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक कुल 9 किलोमीटर की दूरी महज 21 मिनट के भीतर अब तय की जा सकेगी। कोलकाता मेट्रो के यात्रियों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उन्हें बड़ा तोहफा मिला है। तोहफा आरामदायक सफर का, तोहफा समय बचाने वाले सफर का, तोहफा सुरक्षित यात्रा का। यह कोलकाता का नया नवेला सियालदह मेट्रो स्टेशन है। गुरुवार से कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लिंक पर मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो गया है। खास बात यह है कि सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 से सियालदह तक कुल 9 किलोमीटर का सफर 21 मिनट में महज 20 रुपए खर्च करके तय किया जा सकेगा। कोलकाता के लोगों के लिए मेट्रो कोई नया चीज है नहीं, लेकिन इस बार ये जो नया प्लान खुला है ईस्ट वेस्ट मेट्रो के तहत वो कुछ नया है। मेट्रो कुछ अलग है। पहले एक जमाने में नॉन एसी मेट्रो हुआ करते थे, फिलहाल ये कम्प्लीटली एयर कंडीशन है। और ये मेट्रो स्टेशन जो सियालदह से इसकी शुरुआत हुई है। सियालदह रेलवे स्टेशन जो शायद एशिया का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, वहां से ये मेट्रो सेक्टर 5 जो IT हब है पश्चिम बंगाल का, वहां तक जाएगा। कोलकाता मेट्रो के इस नए रूट पर सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली, मुंबई और दुबई मेट्रो जैसी व्यवस्था की गई है। कोलकाता के सियालदह से सियालदह स्टेशन जो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, बहुत सारे वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशंस में एक है एशिया में, और वहीं पर ही ये मेट्रो बहुत लाभवान होने वाला है यहाँ के यात्रियों के लिए। ये सेक्टर 5 तक जाएगा और ये ऊपर से ही जाने वाला है, मतलब ये मोनो रेल सिस्टम में चलेगा। और इसके बाकी का जो फ्लैंक है वो हावड़ा स्टेशन से उसकी शुरुआत होगी, हुगली नदी के नीचे से आते आते वो यहाँ तक भी आएगा। 2023 तक
ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर एक नया डेवलपमेंट दिखाए जो कोलकाता मेट्रो में अभी तक देखा गया है नहीं, दिल्ली और दुनिया के दूसरे शहरों में, ये एक गेट, ये ट्रांसपेरेंट गेट जो आप देख रहे हैं, ये पहली बार कोलकाता मेट्रो सर्विसेज में आया हुआ है। इसके तहत जो मेट्रो में सुसाइड के अटेम्प्ट होते हैं वो बंद हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइड के अंदर जो जगह है वो इलेक्ट्रिक जो कनेक्टिविटी है वहाँ पे लोग जंप करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अगर ये दरवाज़ा बंद रहेगा और तभी खुलेगा जब मेट्रो आने वाला है, तो यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट्स भी बंद हो जाएंगे। सियालदह मेट्रो स्टेशन से चलने वाली पहली ट्रेन में सवारी के लिए तड़के 3 बजे से ही लोगों ने लंबी कतार लगा दी थी, लेकिन सुबह 6:55 पर पहली मेट्रो ट्रेन सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि रात 9:35 पर सियालदह से आखिरी मेट्रो ट्रेन चलेगी, जबकि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सियालदह के लिए आखिरी ट्रेन 9:40 पर चलेगी। इस रूट के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। सियालदह स्टेशन से सेक्टर 5 तक जो ये मेट्रो चालू हुआ, ये हम लोग बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये बहुत दिनों से हम लोग वेट भी कर रहे थे ये कब चालू होगा। बहुत सारा फायदेमंद हुआ। पहले तो जैम को हम अवॉइड कर सकते हैं, टाइम का बहुत बचत हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें कई महीनों से इंतजार था इसका, और जो कम्यूट टाइम है वो कितना कम गया है। जर्नी भी बहुत ही आलीशान जर्नी में कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जो कंफर्टेबल हो गया है बहुत ही जर्नी। बस से जाते तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये मेट्रो से जाने से टाइम बच रहा है। मार्च 2020 में इस लाइन का काम शुरू हुआ था। फिलहाल इस लाइन पर 6 स्टेशन हैं, जो सेक्टर 5 से फूल बागान तक 6.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें जब 2.3 किलोमीटर का स्ट्रेच और जुड़ जाएगा, तब मेट्रो रेलवे को 45,000 से 50,000 यात्रियों के आने की उम्मीद है। एक बार दिखाना चाहेंगे कि इसका रूट क्या होने वाला है। सियालदह मेट्रो से लेकर फूलबागान, सॉल्ट लेक स्टेडियम, बंगाल केमिकल सिटी सेंटर, सेंट्रल पार्क, करुणामयी और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक ये मेट्रो जाएगा। और इसका जो दूसरा फ्लैंक है, जो एस्प्लेनेड से शुरुआत होगा, जो हावड़ा को कनेक्ट करेगा कोलकाता के साथ, वो हुगली नदी के नीचे से जाने वाला है। और इसी मेट्रो के तहत कोलकाता के जो लोग हैं, जो मेट्रो को हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये बहुत खुशखबरी लाई। कैमरा पर्सन रवि विश्वास के साथ सुदयाग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता।